नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में, जिसमें हमारी ये यूपी पुलिस एवं प्रादेशिक आर्मड कांस्टेबलरी में आरक्षी कांस्टेबल के लिए ये इम्पोर्टेंट बुक है। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज करती है बुक। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन इसके अंदर। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं इसमें। और ये हमारी गत वर्षों के इसके अंदर पेपर सेट है, सोलवर पेपर सेट, इनकी संख्या 19 है। ये यूपी पुलिस के हैं। और ये हमारी एस की बुक्स है, ये जनरल साइंस की है, सामान्य विज्ञान की, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों की भर्ती परीक्षाओं के लिए ये साइंस की जो बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है। आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस कहलाती है, वायरस है। और युगलिना है, यह जंतु व पादप के बीच की योजक कड़ी है। तथा आर्कियोप्टेरिक्स है, यह पक्षी तथा रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी है। प्रश्न नंबर 2, माता पिता से बच्चों में होने वाला रोग कहलाता है। तो ये जो रोग कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही है, आनुवंशिक। कि जो माता पिता से बच्चों में जो रोग होते हैं आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। और आनुवंशिक रोग हैं वे इस प्रकार से हैं, जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, वर्णांधता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कलर विजन। अगला इसी में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये सभी रोग हैं आनुवंशिक रोग हैं। संक्रामक रोग हैं, इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे विषाणुजनित रोग, दूसरा है जीवाणुजनित रोग, तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, और चौथा है कवक जनित रोग, फंगस। तो संक्रामक रोग हैं, इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसे वायरस से होने वाले रोग हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है। जीवाणु से होने वाले रोग है, जैसे टीबी है, हैजा है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे मलेरिया है। और कवक से होने वाले रोग जैसे गंजापन है, दाद है। असंक्रामक रोग हैं, एक व्यक्ति विशेष में ही फैलते हैं। इनको अभावजन्य रोग या खाद्य पदार्थों की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं ये।
जैसे स्कर्वी, दूसरा इसी में रिकेटस, मधुमेह, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। प्रश्न नंबर 3, पीलिया किसके कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, वायरस, कि वायरस जनित जो रोग होता है वह पीलिया रोग है। इसका वैज्ञानिक नाम है हेपेटाइटिस। और यह यकृत संबंधी रोग है। इस रोग के अंदर रोगी की आंखें हैं पीली हो जाती हैं, नाखून सफेद हो जाते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात करते हैं, जैसे मलेरिया है, पेचिस है, पायरिया है। ये रोग हैं प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। फंगस से होने वाले रोग हैं, कवक से होने वाले, जैसे दाद है, दमा या अस्थमा है, गंजापन है। ये रोग है फंगस कारण होने वाले। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करते हैं कि जैसे टीबी है, हैजा है, टिटनेस है। ये रोग हैं जीवाणुजनित रोग हैं, जीवाणु से होने वाले। प्रश्न नंबर 4, चेचक का वायरस है, तो ऑप्शन इसमें बी सही है, वेरियोला। तो चेचक का जो वायरस है वेरियोला वायरस है, और चेचक के टीके खोज की है वो वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर। इस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके खोज की। प्रश्न नंबर 5, मलेरिया का वाहक है, तो ऑप्शन इसमें सी सही है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो वाहक है इसका मलेरिया का है ये। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर है, इसके द्वारा डेंगू रोग होता है। पागल कुत्ता इसके काटने से रेबीज रोग होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। सीसी मक्खी है, इसके काटने से जो रोग होता है वह रोग है निद्रा रोग।
प्रश्न नंबर 6, एड किससे फैलता है? ऑप्शन बी सही है, विषाणु से, वायरस से। और एड्स है, इसके विषाणु का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स है, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स रोग है, इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। जीवाणु से रोग फैलते हैं, टिटनेस है, गोनेरिया है, प्लेग है। ये रोग जीवाणु से फैलते हैं। कवक से फैलने वाले रोग हैं जैसे गंजापन, दाद, खाज खुजली, प्रोटोजोआ है, इसके कारण होते हैं जैसे मलेरिया है, पेचिस है, कालाजार है। ये सभी रोग प्रोटोजोआ कारण फैलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जल का वाष्पन है। ऑप्शन बी सही है, एक ऊष्माशोषी परिवर्तन। जल का वाष्पन, इसमें ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है, अर्थात जल का वाष्पन होता है उस समय ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा ली जाती है, इस कारण से है ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, इसमें ऊष्मा छोड़ी जाती है। प्रश्न नंबर 8, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन डी सही है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन इसकी गति परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें, ऑप्शन बी सही है, ऊष्मा अवशोषित होती है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ली जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा निष्कासित की बात करते हैं कि यहां पर होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा छोड़ी जाती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सीकरण में होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऑक्सीकरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन भाग में वृद्धि, और हाइड्रोजन भाग में कमी, हाइड्रोजन भाग में कमी। प्रश्न नंबर 11, अपचयन में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है,
इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, कि जो अपचयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन भाग में कमी है, तथा हाइड्रोजन भाग में वृद्धि होती है। यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसमें ऑप्शन है बी सही है, बॉक्साइट। बॉक्साइट है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। जबकि सिनेबार है, यह पारे का अयस्क है, जिसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है, पारे का। गैलेना है, यह सीसा है, इसका अयस्क है, और सीसा इसका प्रतीक चिन्ह होता है Pb। कैल्वेराइट है, यह सोने का अयस्क है, और सोने का तो प्रतीक चिन्ह होता है Au, ओरम। प्रश्न नंबर 13, निस्तापन में अयस्क को गर्म किया जाता है, ऑप्शन बी सही है, वायु की अनुपस्थिति में। कि जो निस्तापन अभिक्रिया होती है इसमें अयस्क होता है, धातुओं के अयस्क की बात की हमने, तो अयस्क होता है उसको गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, वह अभिक्रिया तो कहलाती निस्तापन। और दूसरी कहते हैं कि भर्जन होता है, एक अभिक्रिया भर्जन। इसमें क्या होता है, धातु के अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। प्रश्न नंबर 14, एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट पैमाने में उसका ताप होगा। इसको देखते हैं, C/5 = F-32/9। C का मान यह दे रखा है 40, 40/5 बराबर F-32/9। 5 में 5, 5 छठे 40 और 9 ठे 72, तो 72 बराबर F-32, F बराबर 72 + 32, ये हो जाएगा 104, 104 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 15, एक दूध वाली तथा दूसरी बिना दूध वाली चाय के 2 कप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए हुए हैं, इनमें से कौन सी पहले ठंडी होगी? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, बिना दूध वाली चाय। कि जो बिना दूध वाली चाय है वो काली चाय है, तो काली चाय है वह पहले ठंडी होगी और दूध वाली चाय है बाद में ठंडी होगी, क्योंकि काली वस्तुएं उष्मा की अच्छी अवशोषक भी होती हैं और अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। इस कारण से बिना दूध वाली चाय है यह पहले ठंडी हो जाती है। प्रश्न नंबर 16, सूर्य या अंगीठी से हमारे पास उष्मा पहुंचती है, इसमें ऑप्शन है बी सही है, विकिरण। कि सूर्य या अंगीठी से उष्मा है हमारे पास पहुंचती है, वह विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन। सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी पर पहुंचता है, वह भी विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। चालन की बात करते हैं कि ठोस पदार्थों में उष्मा का जो संचरण होता है वह चालन विधि के द्वारा होता है, जबकि द्रवों और गैसों के अंदर उष्मा का जो संचरण होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। तो जितनी भी धातुएं हैं वे उष्मा पाकर गर्म हो जाती हैं, या ठोस पदार्थ है उष्मा पाकर गर्म हो जाते हैं, वो चालन विधि के द्वारा। और पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होना है या जल पवने थल पवने बहना है, वह संवहन विधि के द्वारा।
प्रश्न नंबर 17, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, संघनन, कंडेंसेशन। कि वाष्प अवस्था है और वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है तो वह परिवर्तन कहलाएगा संघनन। वाष्पन की बात करते हैं कि कोई भी द्रव अवस्था वाला पदार्थ है वह वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वाष्पन कहलाता है। हिमांक की बात करते हैं कि कोई भी द्रव अवस्था वाला पदार्थ है वह ठोस अवस्था में बदल जाए, वह कहलाता हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन है कि जब कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, इन पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो ये ठोस पदार्थ है, गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर 18, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन में ए सही है, 1.28 सेकंड। कि सूर्य का प्रकाश है जब चंद्रमा पे गिरेगा और चंद्रमा से प्रकाश है वह परावर्तित होकर पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर पहुंचेगा उसको समय लगेगा 1.28 सेकंड। प्रश्न नंबर 19, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कि निर्वात है और हवा है इसमें प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि पानी में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तथा कांच है इसमें प्रकाश का वेग होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कहने का अर्थ क्या है कि माध्यम जितना सघन होता जाएगा प्रकाश की चाल में कमी होती जाएगी, उसका वेग घटेगा। प्रश्न नंबर 20, प्रकाश के परावर्तन में होता है। ऑप्शन ए सही है, कोण आई इजिकल टू कोण आर। कहने का अर्थ क्या है कि जब प्रकाश है जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराता है, चिकने समतल पृष्ठ पर, तो प्रकाश की जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है वायु निर्वात में। तो यह प्रकाश का वेग जितने वेग से प्रकाश आएगा ये अपारदर्शी पृष्ठ से टकराने पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौटेगा। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल में कोई कमी नहीं आएगी। और यह क्या है, अभिलंब एन हो गया। तो ये कौन है आई और ये कौन है आर, तो ये कहलाएगा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन क्या है, ए सही है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इससे यूपी पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।